नमस्कार दोस्तों। आज आपको बताएंगे इस वीडियो में इनकम टैक्स से रिलेटेड एमसीक्यू। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे ये हमारी इनकम टैक्स से रिलेटेड क्लास नंबर 1 है, यानी यहाँ से आपको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। धीरे धीरे करके आपको हम अच्छे लेवल क्वेश्चंस पर ले चलेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो जाए। और आपको बताना चाहेंगे वीडियो के बीच में आपको हम सेक्शन 80 LA के बारे में बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में देखा गया है कि आपसे कोई ना कोई सेक्शन पूछ लेता है और बोलता है कि इसके अंतर्गत क्या है। ठीक है, सेक्शन के अंतर्गत क्या बताया गया है या हमें इससे क्या प्रॉफिट है। तो आज बात करेंगे सेक्शन 80 LA की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे इनकम टैक्स क्या होता है, आयकर क्या होता है। इनकम टैक्स वह कर है जो सरकार लोगों की आय में से लेती है। अगर आप सैलरी पाते हैं, इनकम पाते हैं, तो सरकार ने कुछ क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया है कि अगर आप इस क्राइटेरिया में आएंगे, आपकी सैलरी आती है, तो आपको इतना % टैक्स देना होगा। टैक्स सभी को देना होता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, जीएसटी के तौर पर देता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो। अगर आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा उस % के हिसाब से। आगे, आयकर सरकारों के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित सभी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न वित्तीय आय पर लागू होता है। सरकार के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं आती हैं, सभी को टैक्स देना होता है। कानून के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय और व्यक्ति कर देने या एक कर वापसी के लिए पात्र है और उन्हें हर साल एक आयकर रिटर्न फाइल करना होता है। यानी इनकम टैक्स साल में एक बार दिया जाता है। आयकर धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसे सरकार अपनी गतिविधियों, निधि और जनता की सेवा करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी हम लोग जो टैक्स देते हैं, आप लोग जो टैक्स देते हैं, सरकार उसको जनता की सेवा में, यानी हम लोग की सेवा में लगाती है। ठीक है, जैसे रोड बनाना हो गया या कुछ भी ऐसे हो गया, तो वो काम करती है टैक्स के द्वारा। तो टैक्स सभी को देना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड बाय। आयकर लगाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या नन ऑफ द अबव। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताते चलिए। आयकर लगाया जाता है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है आयकर। अगला क्वेश्चन, पार्लियामेंट हैज द पावर टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर देन। संसद के अलावा अन्य आय पर कर लगाने की शक्ति है। इनकम ऑफ पुअर पीपल, एग्रीकल्चर इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम्स, ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल। देखिए यहां पर बोला जा रहा है संसद के अलावा अन्य आय पर कर लगाने की शक्ति है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर देन। तो देखिए यहां पर आपको जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर इनकम। क्वेश्चन नंबर 3, which entry on the union list gives the power to parliament to levy tax on incomes। संघ सूची की कौन सी प्रविष्टि संसद को आय पर कर लगाने का अधिकार देती है। ऑप्शन ए, एंट्री 81 ऑफ लिस्ट 1 टू 7th शेड्यूल। ऑप्शन बी, एंट्री 81 ऑफ लिस्ट 2 टू 7th शेड्यूल। ऑप्शन सी, एंट्री 81 ऑफ लिस्ट 1 टू 7th शेड्यूल। ऑप्शन डी, एंट्री 82 ऑफ लिस्ट 2 टू 7th शेड्यूल। यहां बात हो रही है संघ सूची की कौन सी प्रविष्टि। ठीक है, इनमें से कौन सी प्रविष्टि, एंट्री मतलब होता है प्रविष्टि, संसद को आय पर कर लगाने का अधिकार देती है। तो देखिए यहां पर आपका जो सही आंसर बन जाएगा तीसरे का, वो होगा डी। कौन सी है, एंट्री 82 ऑफ लिस्ट 2 टू 7th शेड्यूल। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4, इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, ऑल ऑफ द अबव। यहां बात हो रही है इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाइज टू।
तो देखिए यहाँ पर आपको जो सही आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन बी, होल ऑफ इंडिया। ठीक है, पूरे भारत में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन 5, इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता भी होना चाहिए। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा, आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयकर अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 1956, 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1960, 1 अप्रैल 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन कब लागू हुआ, क्या आपको पता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1962 में। चलिए अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज आपको बताने वाले हैं सेक्शन 80LA के बारे में। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। टैक्स कंसेशन अंडर दिस सेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द ऑफशोर बैंकिंग यूनिट एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अंडर दिस सेक्शन एलिजिबल assessees will get tax deduction on profit for specified period provided certain conditions given under this section are satisfied। अब इसको हिंदी में भी पढ़ देते हैं। इस धारा के तहत अपतटीय बैंकिंग इकाई और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र को कर रियायत प्रदान की जाती है। कहाँ की जाती है? अपतटीय बैंकिंग इकाई और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र को, ठीक है, कर रियायत प्रदान की जाती है। इस धारा के तहत पात्र निर्धारिती को निर्दिष्ट अवधि के लिए लाभ पर कर कटौती मिलेगी, बशर्ते इस धारा के तहत दी गई कुछ शर्तें पूरी हो। अगर इन शर्तों को पूरा करता है तो इसको छूट मिलेगी, रियायत दी जाएगी। ठीक है, ये आज मैंने बताया आपको 80LA। ठीक है, सेक्शन 80LA, इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके, क्योंकि आपको हम सारे वीडियोस में, आने वाली सभी वीडियोस में एक एक करके आपको सेक्शंस बताने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 6, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स इन इंडिया इज, भारत में आयकर के लिए सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकरण है CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, फाइनेंस मिनिस्टर। भारत में आयकर के लिए सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकरण है, तो देखिए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CBDT, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7। देखिए सभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, तभी आपको आने वाले क्वेश्चंस आगे समझ में आएंगे, और ये सभी क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज, आयकर कानून का मूल स्रोत है सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, इनकम टैक्स रूल्स 1962, जजमेंट ऑफ कोर्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। आयकर कानून का मूल स्रोत है। सो यहां पर आपका सही आंसर देखिए बन जाएगा ऑप्शन डी वाला, इनकम टैक्स एक्ट 1961। पारित कब हुआ था? 1961 में। लागू कब हुआ? 1962 में। इसके बाद देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पता होना ही चाहिए, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट कंटेन्स डैश सेक्शन। इनकम टैक्स में टोटल कितनी सेक्शंस हैं? 249, 252, 295, 298। तो कितने सेक्शंस हैं, क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट करके बताइए कितनी धाराएं हैं। तो देखिए यहां पर आपका आंसर बन जाएगा 8 का ऑप्शन डी। कितनी है फ्रेंड्स? 298। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9, इनकम टैक्स एक्ट कंटेन्स शेड्यूल्स। आयकर अधिनियम में डैश अनुसूचियां शामिल हैं। कितनी अनुसूचियां शामिल हैं? तो यहां पर आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, 14। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 14 शेड्यूल्स। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर वीडियो की जानकारी पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हम आपको डेली इस प्रकार की वीडियोस लाने वाले हैं। आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर अच्छे से तैयार हो जाएगा। इस बार थोड़ा अलग लेवल में करने वाले हैं, क्योंकि यूपीपीसीएल का एग्जाम, लेखा लिपि का एग्जाम देख करके लग रहा है कि जो आपको बताएं वही इंपॉर्टेंट है। तो 10 नंबर पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट
2018 गिव द रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर। वित्त अधिनियम 2018 की अनुसूची 1 का भाग 1 निर्धारण वर्ष डैश के लिए आयकर की देता है, ठीक है, कर देता है। तो 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2016-17। देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा 10 में क्या हो जाएगा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2019-2020। तो आइए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। फाइनेंस बिल बिकेम्स द फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाय। वित्त विधेयक डैश द्वारा पारित होने पर वित्तीय अधिनियम बन जाता है। लोकसभा, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड साइन बाय प्रेसिडेंट। ऑप्शन डी बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड साइन बाय प्राइम मिनिस्टर। वित्त विधेयक द्वारा पारित होने पर वित्त अधिनियम बन जाता है। किसके द्वारा पारित होने पर वित्त विधेयक वित्त अधिनियम बन जाता है? तो यहां पर आपका आंसर बनने वाला है ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड साइन बाय प्रेसिडेंट। अगर ये काम हो जाता है तो वित्त विधेयक वित्त अधिनियम बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन को देखते रहिएगा, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं आगे आपके लिए। नोटिफिकेशंस इशूड बाय सीबीडीटी आर बाइंडिंग ऑन। सीबीडीटी द्वारा जारी अधिसूचनाएं बाध्यकारी हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटी, एसएससीज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो यहां पर आपका सही आंसर बन जाएगा 12 का ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, इनकम टैक्स अथॉरिटी और एसएससीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में लिखा हुआ है सर्कुलर्स आर इशूड बाय द सीबीडीटी टू डैश द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द प्रीवियस प्रोविजन ऑफ लॉ। सीबीडीटी द्वारा डैश को कानून के पिछले प्रावधान के दायरे और अर्थ के लिए परिपत्र जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका देखिए क्या होगा, एक्सेप्शंस, या होगा आपका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, या होगा आपका क्लैरिफाई द डाउट्स, या होगा आपका नन ऑफ द अबव। तो 13 का देखिए यहाँ पर जो सही आंसर बनने वाला है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लैरिफाई द डाउट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लैरिफाई द डाउट्स। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, एज पर सेक्शन 27 एसएससीज मीन्स डैश अ पर्सन। धारा 27 के अनुसार आकलन का अर्थ एक व्यक्ति। ऑप्शन ए बाय हुम एनी टैक्स और अदर सम ऑफ मनी इज पेबल, जिसके द्वारा कोई कर या अन्य राशि दे है। ऑप्शन बी अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन अंडर द एक्ट, जिनके खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। ऑप्शन सी अ पर्सन डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, एक व्यक्ति को डिफॉल्ट रूप से निर्धारित माना जाता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहां पर जो आपका सही आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, एज पर सेक्शन 27 एसएससीज मींस डैश अ पर्सन। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी जिसके द्वारा कोई कर या अन्य राशि दे है, जिसके खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा चुकी है, एक व्यक्ति को डिफॉल्ट रूप से निर्धारित माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अ डोमेस्टिक कंपनी मींस। ठीक है, अ डोमेस्टिक कंपनी मींस क्या होता है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। एक घरेलू कंपनी का अर्थ है, क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इंडियन कंपनी ओनली, बोथ इंडियन कंपनी एंड अ फॉरेन कंपनी हैविंग बिजनेस कनेक्शंस इन इंडिया। ऑप्शन सी बोथ इंडियन कंपनी एंड अ फॉरेन कंपनी विच हैज मेड द प्रिस्क्राइब्ड arrangements for declaration and payment of dividends in India out of the income chargeable to tax in India। दोनों भारतीय कंपनी और एक विदेशी कंपनी जिसने भारत में कर के लिए देय आय में से भारत में लाभांश की घोषणा और भुगतान के लिए निर्धारित व्यवस्था की है। ऑप्शन डी बोथ इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, सी वाला यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, टोटल मैंने आज 15 क्वेश्चंस रखे थे वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे।
ये तो बेसिक थे आपके, ठीक है, ये सभी बेसिक क्वेश्चन थे। इसके बाद आपको धीरे धीरे और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हम आपके लिए डेली इस प्रकार की वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। अभी आगे आपको ऑडिट से भी रिलेटेड वीडियोस मिलने वाली है और इनकम टैक्स की भी आती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।